नमस्ते बच्चों, C3 ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। नियमितता में थोड़ी सी दिक्कत हो गई, लेकिन अब हमारे वीडियो डेली डालेंगे। पहले मैं आपको दो ध्रुवीयता का अर्थ और अंत, परिणाम और सौम्य संख्या विघटन और कुछ जानकारी C-त्युत के बारे में दे चुका हूँ। अब हम आज एक नए लेसन के साथ स्टार्ट करेंगे। उस लेसन का नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, और ये आपके बुक में 4th लेसन है, लेकिन 2 लेसन नहीं है, इसलिए इसको दूसरा लेसन माना गया है। सबसे पहले कोई भी लेसन पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जो लेसन का शीर्षक है वो क्या कहना चाह रहा है। यह सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, इसको समझना आपके लिए आवश्यक है कि सत्ता के वैकल्पिक केंद्र क्या होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सत्ता शासन को बोलते हैं। शासन, यहाँ पर जो शासन है, सत्ता जो है वह सत्ता पूरे संसार से रिलेटेड है। इसका अर्थ है कि विश्व में ऐसे कौन से संगठन है, ऐसे कौन से ग्रुप है जो पूरे विश्व की राजनीति को और आर्थिक संबंधों को प्रभावित करते हैं। इसलिए इसको सत्ता के वैकल्पिक, वैकल्पिक का मतलब क्या होता है? विकल्प, यानी सत्ता को चलाने के लिए विश्व स्तर पे ऐसे कौन कौन से संगठन जीवंत है जो देश को की विश्व की राजनीति, आर्थिक, सामाजिक स्थितियों को प्रभावित करते हैं। इसलिए इसको सत्ता के वैकल्पिक केंद्र कहा गया है। यह किसी एक देश से रिलेटेड नहीं है, ये वर्ल्ड लेवल पे रिलेटेड है। और अब इसी सत्ता के वैकल्पिक केंद्र में हम सबसे पहले पढ़ेंगे यूरोपियन संघ। यूरोपियन संघ पश्चिमी यूरोपीय देशों का एक संगठन है जो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद में एक नई हलचल के साथ अस्तित्व में आया था। और इसके बनने का सबसे जो मूल कारण है वो है अमेरिका की आर्थिक सुधारों के लिए लागू की गई मार्शल योजना। इस मार्शल योजना के तहत पश्चिमी यूरोप के देशों को पैसा दिया गया, उनकी आर्थिक सहायता की गई। और इसी योजना के तहत 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन बना। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, आर्थिक मतलब व्यापारिक रूप से जो आपस में एक दूसरे की हेल्प करेगा, वह संगठन बना। और यह जो यूरोपियन संघ है, इसका व्यक्तिगत झंडा है, यानी इसका खुद का, जैसे एक देश का झंडा होता है वैसे इसका खुद का झंडा है। और उस झंडे की खास बात है कि उसमें 12 सितारे हैं, गोल्डन कलर के, सोने के कलर के 12 सितारे, जो पूर्णता, एकता और समग्रता के प्रतीक माने गए। अक्सर क्वेश्चन आ जाता है हमारे बोर्ड के एग्जाम में कि यूरोपियन झंडे की विशेषताएं बताइए, 2 विशेषताएं बताइए, 2 नंबर का दे दे। तो यह है पूर्णता, एकता, समग्रता का प्रतीक होने के साथ साथ इसमें 12 सितारे हैं जो गोल्डन रंग के हैं। इसके बाद में इसका खुद का राष्ट्रगान है और इसकी खुद की मुद्रा है यूरो। इसने खुद का संविधान बनाने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया उसमें। इसके आगे अगर हम यूरोपियन संघ पे छोटी सी नजर डालें तो देखा जाता है कि इसका सैन्य बजट जो है वो विश्व में दूसरे स्थान पर है। यानी सेना पर यूरोपियन संघ के जितने भी कैंडिडेट है, जितने भी सदस्य देश है, उनकी रक्षा बजट पे ये अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पे है। लेकिन इस मामले में एक सोचने का विषय यह है कि अमेरिका इतने देशों के सामने अभी भी इसके सामने पहले नंबर पे है, यानी अमेरिका महाशक्ति कहलाता है। तो उसके कुछ लीगल रीजंस है, उसके लीगल कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके बाद में देखा जाए तो सेना इसके पास पूरे विश्व में दूसरे स्थान पर है, पहले पे अमेरिका ही है। और इसके पास 335 परमाणु हथियार है। और यूरोपियन संघ एक प्रकार से एक महाशक्ति है, और महाशक्ति है, लेकिन यूरोपियन संघ प्रॉपर्ली आर्थिक सहयोग के लिए जाना जाता है। ये नाटो की तरह सैन्य गठबंधन नहीं है, ये एक व्यापारिक गठबंधन है। नाटो का तो उद्देश्य ये था, नाटो के जो 28 देश सदस्य थे उनका ये उद्देश्य था कि एक पर हमला सब पर हमला माना जाएगा। तो नाटो के किसी एक देश पर कोई दूसरा देश हमला करता था तो उस हमले को वो 28 देश स्वयं पे हमला मानते थे और उसका मुकाबला खुद करते थे। इसके खूब बहुत सारे एग्जाम्पल है। कोलिशन ऑफ विलिंग्स नाम से सेना इराक के खिलाफ भेजी गई, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका के साथ थे। इसका 2016 में यूरोपियन संघ दुनिया की दूसरी आर्थिक शक्ति था। 17,000 अरब इसका 17,000 अरब डॉलर का इसका बिजनेस था।
कुछ जगह पे यूरोपियन संघ के सामने प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जैसे स्वीडन और डेनमार्क। मास्ट्रिक्ट संधि के तहत इन्होंने यूरो जो इसकी मुद्रा है, यूरोपियन संघ की मुद्रा कौन सी है, यूरो, इस यूरो को मानने से इनकार कर दिया स्वीडन और डेनमार्क ने। ये क्वेश्चन आगे के एग्जाम में 2 नंबर का आ सकता है कि ऐसे कौन से 2 देश थे जिन्होंने यूरोपियन संघ की मुद्रा यूरो को मानने से इनकार किया। कौन से थे, स्वीडन और डेनमार्क। कौन सी संधि के तहत, मास्ट्रिक्ट संधि के तहत। और इसके अलावा ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री एक्स-पीएम मार्गरेट थैचर यूरोपियन संघ में कम इंटरेस्ट दिखाते थे, क्योंकि इसमें अमेरिका इसमें फुल इंक्लूड है। 1949 में यूरोपियन राजनीतिक परिषद बनी, जिसका मुख्य कार्य था राजनीतिक कार्यों को देखना। और 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी गठित हुई। इसका मुख्य कार्य था आर्थिक सिद्धांतों को लागू करना, यानी बिजनेस कैसे बढ़े दूसरे देशों के साथ, सिद्धांतों को लागू करना। इस प्रकार से 1992 में यूरोपियन संघ पूर्णतः अस्तित्व में आ गया। 1992 में यूरोपियन संघ पूर्णतः अस्तित्व में आ गया, जिसका स्टार्ट 1945 में मार्शल योजना के तहत 1948 में मार्शल योजना के तहत यूरोपियन आर्थिक सहयोग संगठन के से उठा था, जो 1992 में यूरोपियन संघ के रूप में आया। क्योंकि इसका मूल कारण यह था कि 1991 में सोवियत संघ एंड हो चुका था। बहुत वर्ल्ड में सोवियत संघ को खत्म होने के बाद में बहुत सारे फीचर्स चेंज हो गए। 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ खत्म हुआ, उसके बाद में 1992 में यूरोपियन संघ अस्तित्व में आया। ये यूरोपियन संघ का आपके सामने एक संक्षिप्त रूप में वर्णन किया गया, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे मार्शल योजना कब लागू की गई, और इसके झंडे में कितने सितारे, इसकी मुद्रा का क्या नाम है, 2 देश कौन से थे जिन्होंने मास्ट्रिक्ट संधि के तहत इसकी यूरो मुद्रा को मानने से इनकार कर दिया। इसके अलावा 1992 में यूरोपियन संघ बना, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यूरोपियन राजनीतिक परिषद 1949 में बनी। 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी आर्थिक सिद्धांतों को लागू करने वाला एक संगठन बना। और ये सब काम कब हुआ, जब सोवियत संघ का अंत हुआ। तो बच्चों, हमने आपको संक्षिप्त में समझा है, इसको पढ़े, रेगुलर रखें और हमारा अगले वीडियो का वेट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।